अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे पैगामात हफ्ते के अख्ताम तक मौसूल हुए और बारिशों के बाद की सूरत हाल के हवाले से, जैसे मैंने इससे कबल भी बड़ी तफसील से प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी, कि वो तमाम मसाइल हैं जिसके बारे में पहले से आगाह किया जा रहा था, मगर ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत की शायद कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी पख्तूनख्वा के अंदर जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया, अब तो ज़बान ज़द आम ही यकीन ऐसा है हमें कि सोशल मीडिया की वजह से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको ना पता हो कि अफसोसनाक एक फ़ैमिली के साथ जो वाक़या आया, पानी के रेले में जो वो बह गई। जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और कहने के लिए तो बहुत कुछ है। हुकूमत के ऊपर तो इससे पहले भी तनकीद करते रहे हैं, मगर बेसूद साबित हो रही है। किसी वाक़े से, किसी भी हादसे से हुकूमतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही कुछ सूरत हाल, जैसे अभी यहाँ से कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है। शहर कराची के अंदर भी इस तरह के वाक़यात गुज़िश्ता रोज़ तक पेश आते रहे। बारिश की वजह से लातादाद अमवात हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग करंट लगने की वजह से, ट्रैफिक हादसात में, गड्ढों में गिरने की वजह से सारे जो हैं वो इसका शिकार होते रहे। तो इंसानी अलमिया है, हर जगह इसी तरह हमें नज़र आ रहे हैं मामलात। इंसानी जानों का ज़िया होता जा रहा है, मगर हुकूमतें इसमें बिल्कुल बेबस नज़र आ रही हों। वो चाहे पंजाब की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, बलूचिस्तान में। पंजाब में तो इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए, इसलिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन माजी में ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, कोई इससे बरीउज़्ज़मा नहीं है। और गर्ज़ ये कि पूरे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना है, और महज बयान तक की हद तक ही हमारी जो है वो कार्रवाई होती है, और बयान का सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता रोज़ कम वबेश तमाम ही जो अहम सियासी रहनुमा है, छोटे बड़े, उनके पैगाम जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर चलते रहे। बात मुख्तसर करता हूँ, और बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। आज का जो मौजू है वो रियल इस्टेट शोबे के हवाले से है। पिछले कई प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे बजट के बाद जो मौशी सूरत हाल है, जिसका बड़ा ढंडोरा पीटा जा रहा था इससे पहले, कि बहुत बेहतर सूरत हाल हो चुकी है। महंगाई को भी कम कर लिया, और ये भी कम हो गया, पेट्रोल को भी कम कर लिया। वो सारी चीज़ें बुरी तरह एक्सपोज होती चली जा रही हैं। आदाद शुमार में आप चाहे कुछ भी दिखा दें, इंडिकेटर्स आपके चाहे कुछ भी बता रहे हों कि आपकी सूरत हाल बेहतर हो रही है। चाइना की तरफ से जो पैसे रखवाए गए थे रोल ओवर हो गए हैं, उससे शायद आपको कोई रिलीफ मिल जाए। मार्केट अभी खुलेगी थोड़ी देर में, बल्कि खुल चुकी होंगी, आपको मार्केट में भी सर्च नज़र आना शुरू हो जाएगी, मतलब तेज़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये तमाम फैक्टर्स हैं, मगर हकीकतन क्या हो रहा है वो सूरत हाल आपके सामने है। तो जनाब, बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनको खुश आमदीद कहूँगा रियल इस्टेट के हवाले से, और साथ साथ जो ओवरऑल हमारी इकनॉमिक सिचुएशन है वो आज प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएगी। फ़ाद एहसन साहब COO हैं बिन एहसन ग्रुप के, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया फ़ाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो फ़ाद एहसन साहब, अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बजट के बाद जो सूरत हाल रही है, ख़ास तौर पर टैक्सेस के हवाले से, बड़ी अजीब बात है कि रियल इस्टेट का शोबा एक ऐसा है जिसको पाकिस्तान में, ख्याल ये है मेरा अपना, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, जिसको सबसे ज़्यादा हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है। एक तो उससे बहुत सारी अटैच्ड हैं इंडस्ट्रीज़, और मैं ये समझता हूँ कि जो इकनॉमिक साइकिल है वो चलना तभी शुरू होगा जब आप इसको थोड़ी सी लेवरेज देंगे, इसके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबल पॉलिसी बनाएंगे। मगर क्या कीजिए, सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। और बाकी की इरोदात जो है मैं आपसे सुनना चाहूँगा। आपका बड़ा वसी तजर्बा रियल इस्टेट के शोबे में है, और उस वक्त से काम कर रहे हैं। गालिबन उस वक्त चंद ही एक बड़े इस वक्त बिल्डर्स हुआ करते थे, या नाम हुआ करते थे, आप समझ लें। तो ये कैसी सूरत हाल उस वक्त से लेकर अब तक समझ में आई है, और क्या अब तक ऑब्जर्व किया है, ज़रा मैं चाहूँगा इस पर बात हो। देखें, मैं जब इस फील्ड में आया तो मुझे स्टार मार्केटिंग के जो महमूद खान साहब हैं, बड़े नामवर जी शख्सियत जी, हैं, मैं जानता हूँ बिल्कुल। वो मुझे इस फील्ड में लेके आए, मुझको और मेरे भाई को। तो उस वक्त हमें जाहिर सी बात है कि हम नए नए थे, अपने अपने बिजनेस कर रहे थे। फील्ड हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुल्क की हालात जो थे ना, वो हमें बस हर वक्त ऐसा लगता है कि हम सर्वाइव ही कर रहे हैं, बहुत खूब। और समझ नहीं आता कि हम प्लानिंग क्या करें, किस वे में लेके चलें। हमारा पहला प्रोजेक्ट था गवादर। जब हम गवादर में उतरे तो उस वक्त गवादर हमें बहुत समझ में आ रहा था कि साथ है। पाकिस्तान की मईशत का हम ऐसे हो जाएगा, पाकिस्तानी मईशत इस तरह चली जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल बनती गई, गवादर पीछे जाता गया, चीज़ें आगे बढ़ती गई, दुनिया बहुत आगे चली गई। जी। हम ऐसा लगता है कि हम बहुत स्लो कश्ती में बैठे में जो आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइव कर रही है। मुश्किलात भी आ रही हैं, तूफान भी आ रहे हैं, उन सबको फेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मुश्किलात हैं,
इसी मुश्किलात में हमने काम करना है और इन्हीं मुश्किलात में हम काम करते आए हैं, तो अब आदी हो गए। बिल्कुल सही। अब लोगों को भी इसी मुश्किलात से गुजरना है। हमने अपने काम खुद करने, गवर्नमेंट अपने काम कर रही है, हमने अपने तौर पे काम करें। हालांकि दुनिया में ऐसा होता है कि आपको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही होती है, स्टेट आपको सपोर्ट कर रहा होता है, खास तौर पे रेल सेक्टर को, कि वहां पे आसानियां होती हैं, लोगों के लिए आसानियां होती हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए आसानियां होती हैं, बिल्डर्स के लिए आसानियां होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमें कल का नहीं पता होता। हम एक प्रोजेक्ट की पूरी फिजिबिलिटी बना के लोगों के सामने रखते हैं कि आज सीमेंट इस रेट पे, पेट्रोल इस रेट पे, सरिया इस रेट पे है। हफ्ते बाद हमारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, महीने बाद और चेंज हो जाती हैं, साल बाद हमारा और क्लाइंट में इख्तलाफ शुरू हो जाता है कॉस्ट की कि वजह आपने ये कॉस्ट दी थी, आज ये कॉस्ट होती। क्या किया जाए? अब ये बड़ी, आप समझ लें कि तल हकीकत है जो फाद साहब अभी बता रहे हैं। ये तो एक फैक्टर है, फिर प्लस ये कि जो पॉलिसी शिफ्ट आता है ना जनाब, नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और अभी तक आपसे फाइलर नॉन फाइलर का मसला आज तक हल नहीं हो सका है क्योंकि वो इंटेंट नहीं है। माजरत के साथ अगर होती है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बड़ा आसान ही है काम। मगर ये जो सिलसिले हैं ना, इसकी वजह से बहुत तेज़ी से जो लोग हैं ख़ासतौर पे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो रियल इस्टेट शोबे से दूर जाते जा रहे हैं। और याद रखने की बात है कि पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग की एक बहुत बड़ी नीड है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार होता है। और वो जो आपने अदाद शुमार आपके छापे में है, किताबचा जो आपने दिया था अभी गुज़िश्ता दिनों आया था, इकनॉमिक सर्वे जिसको कहा जाता है, उसमें 241 मिलियन की आबादी आपने शो की है, 24 करोड़ के लगभग आपने बताई है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा है। अब जब हाउसिंग की नीड भी है, डिमांड भी आ रही है, फिर ये सारी चीज़ें कैसे लोगों की हाउसिंग की नीड को कैटर करेंगे? फिर प्लस ये होता ही है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शहर से बाहर लगाया गया, बड़ी उसकी तशहीर हुई, बड़ी कैंपेन चलाई, सब कुछ हुआ, गैर मुल्कियों ने बड़ा उसमें पैसा लगाया और उसके बाद नतीजा आपके सामने। मेरे ख्याल में उसकी दास्तान बयान करते हुए बड़ा अफसोस इसलिए होता है कि लोग आज बेसर सामान हैं, कॉन्फिडेंस उड़ गया मार्केट से। और जब कॉन्फिडेंस उड़ जाए, आप कैसे इन्वेस्टर को, बाहर वालों को तो छोड़िए, लोकल्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये बताएं। ये चैलेंज आपके लिए भी है? देखिए, ये चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं इसमें समझता हूँ कि सारा कसूर बिल्डर का नहीं है। ठीक है। इसमें हमारे जो डीलर हजरात होते हैं ना, वो बेसिकली जैसे एक वर्ड कहते हैं ना कि बोटी के चक्कर में ना बकरा उड़ा देते हैं। बकरा उड़ा देते। तो होता यही है कि हम जिस रेट पे चीजें दे रहे होते हैं, बिलफर्ज आप बिल्डर से ले रहे हैं, 90% लोग कराची में प्राइवेट बिल्डरों ने आबाद किया। जिन लोगों ने बिल्डर से चीजें ली ना, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब रहे। क्यों? क्योंकि जब आपके साथ सामने बिल्डर होता है या उसका ऑफिस होता है या उसकी जो डीलर होते हैं या जो उसका जो स्टाफ होता है, उसके साथ जब आप चल रहे होते हैं ना, तो एक बड़े नीट एंड क्लीन आपकी डीलिंग चल रही होती है कि भाई एक प्रोजेक्ट मैं फ्लैट लेके आया हूँ 1 करोड़ रुपए का दे रहा हूँ, या एक प्लॉट जो है मैं 25 लाख रुपए का दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जब डीलर इन्वॉल्व होता है ना, बाहर का डीलर जब इन्वॉल्व होता है, वो बिल्डर से तो ले रहा होता है 25-30 लाख रुपए में, लेकिन आगे वो किस रेट पे क्लाइंट को दे रहा है वो हमें अंदाजा नहीं होता। जब ये मार्केट क्लैश करती है, जब आपके पास हमारे क्लाइंट आते हैं ना, यार मैंने फला प्लॉट जो है वो इतने का लिया, अच्छा भाई फाइल में रसीद कितने की लगी हुई, बिल्डर की रसीद इतने की लगी हुई, मार्केट वैल्यू उसकी ये है, तो ये जो तजाद आता है ना, ये फिर बड़ा खतरनाक होता है। ये मार्केट और बिल्डर इसको नहीं कैच कर पाते। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी जगहों पे बिल्डर और क्लाइंट जो है वो कामयाबी उस पे रहे, चाहे जो भी रेट चल रहे हो। लेकिन जहां तक मैं समझाऊं ना, कि क्लाइंट्स ने लोगों के साथ एक बड़ा खेल खेला और उनको फंसाने में सबसे बड़ा किरदार डीलरों का, डीलर्स का है। अब ये डीलर का एक चक्कर, इससे पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, इसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अच्छा, होता तो ये कि अभी इस्लामाबाद में मुझे पता चला कि एक रीरा की अथॉरिटी एक बना दी गई है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे, और आपके पास दीगर अथॉरिटीज़ हैं। क्या इससे मसला हल हो सकता है? ये ख़ास तौर पे क्लाइंट के जो इश्यूज़ हैं, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है? अब बहुत लोगों में ना अवेयरनेस आ गई है। ये जो आपका सोशल मीडिया है ना, उसमें इससे बहुत आसानी देती है। ठीक है। मैं ये कहता हूँ जी, मेरा प्रोजेक्ट M9 पे है और मैंने ये डेवलपमेंट कर दी। क्लाइंट जाता है, खड़ा होता है, वो कहता है यार फहाद साहब ने तो ये बोला था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो फेसबुक पे लगा देगा वीडियो। हाँ, अगर उसको ये चीज नजर आई कि जो मैंने बोला है वो चीज नजर आई, तो हमारे यहाँ ना लोग पॉजिटिव वे को उसको नहीं लेते। उसको भी चाहिए कि वो बनाए, हाँ भाई बिल्डर ने ये बात बोली, मैंने विजिट किया और ये चीजें नजर आई। हमारे यहाँ नेगेटिव चीजों को ना बहुत हाईलाइट किया, ज्यादा कैच किया, बहुत ज्यादा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे यहाँ जो लोग पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं।
कुछ लोगों की वजह से मार्केट नेगेटिव वे में गई हुई है, Right. जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा, क्लाइंट्स के पास यही टाइम होता है कि जब मार्केट रिवर्स हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिवर्स टाइम में चीजें परचेज करें। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ लोग उल्टे चलते हैं। हमारे यहाँ जब तेजी आती है लोग खरीद रहे होते हैं, बहुत खूब। समझदार लोग जो हैं वो चीजें बेच रहे होते हैं। बेच रहे होते हैं। तो ये एक मार्केट को समझने में, प्रॉपर्टी को समझने में ना, मैं समझता हूँ कि लोगों का थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बैड रहा कि वो जो टाइम खरीदने का उस टाइम बेच रहे हैं और जो बेच टाइम रहे हैं। बेचने का उस टाइम खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली जब डाउन साइड पे होती है मार्केट कोई भी, तो वहाँ पे उस वक्त खरीदारी के मौके आपके पास ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट का और दूसरा वेन्यू देख लें, लोगों की कोशिश यही होती है जब मार्केट तेज़ होती है ना, तो कहते हैं ये टाइम है खरीद, ये टाइम कर खरीद लें, जबकि वो टाइम नहीं होता। और इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, शहर के अंदर भी, शहर के बाहर भी। तो क्या प्रोजेक्ट का प्लान क्या था और अब कहाँ तक पहुँचा है? ज़रा कुछ अपने प्रोजेक्ट के हवाले से भी हमें बताएं ना कि किस तरह हम आगाज़ किया। तकरीबन 20-22 साल से गवादर में हमने शुरुआत की थी। गवादर आपके सामने रहा, एकदम तेज हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट वो डिले होता चला गया। हमने अपना सरवाइव करना था, हमने अपना नाम मार्केट में ख़राब नहीं होना था, क्योंकि बिन एहसान जो है वो मेरे वालिद के नाम पे, Right. फैसल एहसान, फहद एहसान, हम दो भाई इसको रन कर रहे हैं। तो जब हमने ये सूरत हाल देखी तो हमारा प्रोग्राम ये हुआ कि हम कराची में एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए कि लोगों को हम डिलीवर कर सकें, Right. कम रेट पे ला सकें। अब हमारे पास जगह ही नहीं है कराची में। अगर आप राइट लेफ्ट जाएं तो आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है। अगर आप Exactly. नेशनल हाईवे पे जाएं तो वहां कुछ समझ में नहीं आता। आप हॉक्सबे की तरफ जाएं तो वो नाकाम हो गई स्कीम। जी। हमारे पास M9 था। हम गवादर को मद्देनजर रखते थे, सी पैक कहाँ से जा रहा है, M9 की क्या अहमियत है, तो हमारा सारा फोकस हुआ M9 पे। Right. तो 2017 में हमने ये ज़मीन की परचेजिंग शुरू की। 2019 में हमने इदारों से NOC ली, और आज हम 2025 में उस प्रोजेक्ट को, आज हम ये कह सकते हैं, हम लीज के साथ लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं, प्लॉट डिलीवर कर रहे हैं कि वो आए, अपने प्लॉट पे खड़े होकर अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करें। तो ये लीज कितने साल की आपको जो है वो मिलती है यहाँ पर? ये भी कंफ्यूजन थोड़ी सी पाई जाती है, ज़रा चाहूँगा ये भी क्लियर लेकिन करें। जो प्रोजेक्ट NOC प्रोजेक्ट होते हैं उनको 99 ईयर्स लीज ठीक मिलती है। है। जो हमारे यहाँ असल में गोटाबाद, सोसाइटियाँ और इन सबको ना लोग एक ही उसमें काउंट करते हैं। लेकिन अगर जो बिल्डर प्रोजेक्ट होता है, देखें, बिल्डर प्रोजेक्ट में सबसे आसानी होती है कि बिल्डर की पहले इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। वो आबाद जाता है, उसके नाम कोई खाता होगा, कोई कागजात होगा, तो आबाद में रजिस्टर्ड होगा, आबाद का मेंबर बनेगा, तो फिर आबाद के मेंबर के बाद वो आपके बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जाएगा कि बिल्डर एंड डेवलपर का लाइसेंस ले। ठीक है। जब ये तीन चीजें आपके पास कंप्लीट होंगी तो फिर आप इदारों में NOC अप्लाई करेंगे। ठीक है। NOC अप्लाई करेंगे तो फिर आप जाके अपने काम को स्टार्ट करेंगे। यानी कि एक आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बिल्डर की लग जाती है। तो यहाँ पे जब बिल्डर की इन्वेस्टमेंट हो गई तो इसका मतलब है कि वो एक सही रास्ते पे है, एक ऑथेंटिक चीज लेके बैठा हुआ है कि आप आए, उसके साथ उसके प्रोजेक्ट को देखें, उनकी चीज़ों को देखें, उनकी लीगलिटी को देखें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के और जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो क्या हैं? मतलब ये कि एडजस्टेड है बिल्कुल M9 के साथ, ये कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस है ताकि लोगों को समझ में भी आए कि एक्चुअली ये लोकेशन है देखिए, क्या? हमने M9 पे, अब आप अगर M9 पे जाते हैं तो राइट और लेफ्ट फौरी आप टर्न नहीं ले सकते। बिल्कुल पहले ऐसा ही अमूमन ये होता था जहां से दिल की हमने टर्न ले लिया। अब वहां पे इंटरचेंज बने। जी। हम इंटरचेंज 6 पे हैं, सरी इंटरचेंज कहलाता है। हमारी ये कोशिश होती थी कि इंटरचेंज के करीब आ जाए, क्योंकि अगर आप सुपर हाईवे से जा रहे हैं, स्कीमें आती हैं, बहुत सारी हाउसिंग स्कीमें बनी हुई, लेकिन इंटरचेंज ना होने की वजह से आपको आगे से यू टर्न लेके आना पड़ता है। इसी तरह वापस आने के लिए, चाहे आप नूरियाबाद जाएं या आप हैदराबाद जाएं या कराची आएं, तो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो हम कोशिश करते थे कि लोगों को आसानी रहे इंटरचेंज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरचेंज के बिल्कुल नज़दीक हैं। और जो हमारी हाउसिंग स्कीम है, हमने देखें कराची को मद्देनज़र रखा कि हमारे साथ अब प्रॉब्लम क्या हो रही है। हमारी रोडें कंजस्टेड हो रही हैं, हमें पानी का मसला हो रहा है, हमें बिजली का मसला हो रहा है, हमारी सीवरेज लाइनें जो 50 सालों से चल रही हुई हैं, हम उन्हीं पे काम कर रहे हैं। तो हमने बिल्कुल उसको मद्देनजर रखते हुए दूसरी हाउसिंग स्कीमों को देखा कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लाइनों में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसको चीज़ों को देखते हुए हमने फिर एक लाएमल बनाया और उस पर हमने अमल दरामद किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रोड्स बनाई, 150 फीट की रोड बनाई। जो सबसे छोटी गली आप कह लें या रोड कह लें, 40 फीट की रखी, ठीक, ताकि आने वाले 50 साल 100 साल तक लोगों को पार्किंग में बिल्कुल ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो। पानी, बिजली, गैस की लाइनें हमने कंसील्ड रखी, बिल्कुल प्रॉपर वे में डाली
कि आप आज जो हम चीजें यहाँ कराची में भुगत रहे हैं, आप अभी हालिया बारिशें हुई, जी। अभी तक हम देख रहे हैं हमारा 5 मिनट का रास्ता आधे घंटे का हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये चीजें अगर हम प्लान करके चलें तो मेरा ख्याल है आने वाले जो लोग हैं वो आपको दुआएं देंगे और एक याद रखेंगे कि हाँ भाई ये बिल्डर था, और जिन बिल्डरों ने इस तर्ज पे काम किया आज उनका नाम है, उनके नाम से चीजें बिकती हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा एक नाम हो, कि हमारे नाम से लोग पहचान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आपने बात बताई है, लेकिन यूटिलिटीज़ के हवाले से लोग अमूमन कराची शहर में रहने वाले तो सबसे ज़्यादा कहीं पे भी घर बनाते हैं तो पहले 3 चीज़ें देखते हैं, बिजली, गैस, पानी। अब बिजली तो आप इदारे के रहमो करम पर हैं, जब शहरी इलाकों में ही नहीं है तो फार एंड वाइड एरियाज़ की क्या सूरत हाल होगा, नहीं सवाल किया जा सकता। तो सेल्फ सफिशेंट हो गए। अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें सोलर टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने ऑप्ट किया है और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपने क्या सोच रखा है, और थोड़ा सा इस बारे में बताएं यूटिलिटीज़ देखिए, हम जिस जगह पे हैं वहाँ इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे ठीक है। 2-4 हमारे करीब इंडस्ट्री बनी हुई, तो हमारे पास हैवी जो इलेक्ट्रिक है वो आई हुई है। अच्छा, ठीक है। जब आप एनओसीज लेते हैं तो आपको तमाम इदारों की एनओसी लेनी होती है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पानी, बिजली, गैस, इन तमाम चीज़ों की एनओसी हमारे करीब वहाँ तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हम कुछ चीज़ों को ले आए हैं, लेकिन होता यह है कि जब आप इदारों से एनओसियाँ ले रहे होते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो गैस और इलेक्ट्रिक, इनका ये होता है कि कम से कम 30 से 35 मकानात हों तो वो गैस फराम करते हैं, राइट। 20-25 मकानात हो वो इलेक्ट्रिक फराम करते हैं। आपकी एक कोई बिल्डिंग हो तो वो एक पीएमटी 50 केवी की वो आपको दे देते हैं। तो हमने एक बिल्डिंग बनाई है जिसमें हमने 50 केवी की हमने अप्लाई किया हुआ है कि हमारा केवी आ जाए तो चीज़ें हमारी प्रॉपर वे में चलती रहें। ठीक है। इलेक्ट्रिक का वहाँ पे मौजूद है क्योंकि M9 कोई ऐसा खास वो नहीं है कि लोगों के हजारों लोगों की गुजर है, हर चीज़ तो बहुत करीब शहर से है, अब तो शहर से एक्सेस है। बहुत और करीब हो अब गया है। आने वाले जो टाइम है, आने वाला जो लोगों के लिए अगर हम ये बात करें कि 25 से 30 लाख में, अगर मैं ये कहूँ आपसे ही कहूँ कि यार 25-30 लाख में मुझे कोई इर्द गिर्द में कोई प्लॉट दिला दो जो लीगल हो, जो लीज हो, जो डेवलप सोसाइटी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मुझे कहीं 25-30 लाख में प्लॉट दे पाएंगे। ऐसा ये लोगों के लिए बेस्ट मौका है कि इस वक्त आप कम आमदनी वाले या नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो इन्वेस्ट करें, जगहों को देखें, इदारों से मालूमात लें। अब तो हर चीज़ नेट पे होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 2 मिनट में चीज़ें आपकी वेरीफाई होती हैं। आप देखें, अपना फैसला करें, आने वाले वक्त को सिक्योर करें। ठीक हो गया। अच्छा, ये अभी जो आपने अपनी सोसाइटी एक बनाई है, क्या कैटेगरी इसकी रखी है, चाहूँगा ज़रा इस हवाले से भी बताएं। कि एक होता है कि एक मीडियम रेंज होता है कि जो मिडिल क्लास पहले तो एग्जिस्ट करती थी उसके लिए है, फिर और किस तरह आपने डिज़ाइन किया, थोड़ा सा मैं चाहूँगा एक आइडिया भी फ्लोट कीजिए। 120 गज को फोकस किया। ठीक है। 120 गज के साथ 240 गज, ठीक है। 500, 100, 200, 400 गज के कमर्शियल प्लॉट और 1000 और 2000 गज के फार्म हाउसेज भी हमने वहाँ। अच्छा, उसके साथ है। देखें, हमारे यहाँ कराची में हर तरह की कैटेगरी है, हर तरह के लोग हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं, अपने तफरी मकाम के लिए भी लेते हैं कि यार मेरा एक फार्म हाउस हो, मैं वीकेंड पे जाऊं, आधे घंटे की ड्राइव है वहाँ पे, मैं पूरा दिन वहाँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूँ और वापस आऊँ। तो हम इस चीज़ को भी देख रहे हैं। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं जो लोगों को हम दे सकते हैं वो बिल्कुल हम वहाँ बना रहे हैं। पार्क्स हैं, स्कूल हैं। अच्छा, सबसे मेन जो हमारा था 2021 की बात है कि हमारे ख्वाहिश थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, एक बड़ा नाम रहा हमारा, और उनके साथ मिलके हम हॉस्पिटल बनाएं। तो ये हमारी ख्वाहिश थी और जो अल्लाह ताला ने पूरी भी की। हमने उनको ये डोनेट किया हॉस्पिटल और वहाँ मौजूद है। उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनके जो मैनेजमेंट है उनके साथ हमारा राब्ता है कि हमारी ख्वाहिश ये है कि अब्दुल कदीर के नाम से ये हॉस्पिटल रन हो और पूरी हमारी बिन एहसान की मैनेजमेंट और अब्दुल कदीर साहब के मैनेजमेंट है कि हम वहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल लोगों को डिलीवर। ठीक है। अब ये कि जो रिसेंट टाइम्स में प्राइसेस इन्फ्लेट की हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है बहुत सारी चीज़ों पे, रियल इस्टेट तो ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, अभी कोई मेरे ख्याल में सर्च नहीं आया और लोग भी अभी ऑन होल्ड हैं। तो क्या रिस्पांस मार्केट से अब तक मिला है, क्या फीडबैक आया, मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे में बताएं ना, ताकि एक फीडबैक आइडिया अच्छा नहीं है अभी। लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खास तौर पे M9 और उसके जो कुछ वजूहात आपको पता है। जी जी बिल्कुल। कि आपके ओवरसीज का पैसा इस वक्त बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है, कराची के बहुत अच्छे लोगों का पैसा इस वक्त ब्लॉक हुआ हुआ है। अच्छा, होता यह है, मैं आपको एक बात बताऊं, एक क्वांटिटी है
300-400 यूनिट की, जी, और एक क्वांटिटी है 3 लाख 5 लाख यूनिट्स की। एग्जैक्टली। तो जो मार्केट में एकदम 3-4 लाख यूनिट्स आएंगे ना, उसकी वैल्यू थोड़ा सा चांसेस होते हैं बिल्कुल ठीक। कि ना बढ़ पाए, भले हम कितनी कोशिश कर लें, कितनी चीजें कर लें, लेकिन जो चीजें कम मिकदार में होती है ना, आप जितने भी प्रोजेक्ट देख लें, जो छोटे प्रोजेक्ट हैं, जी, 6 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ पे, वो कामयाब रहे। क्यों? क्योंकि यूनिट कम है, रिक्वायरमेंट है जी, 5-6 लाख घरों की आपके पास नॉर्मली रिक्वायरमेंट में। अगर हम सर्वे करें तो कराची में कम से कम 50 लाख फ्लैट या 50 लाख घर आपके पास इस वक्त होने चाहिए, जो जी, लोगों की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ठीक। जो नहीं है हमारे पास। एग्जैक्टली। लोग जो डेवलप करके हैंडओवर कर रहे हैं, वहां पे तामीरात भी हो रही हैं, एतमाद भी आ रहा है, और लोग बना भी रहे हैं। जी, हम अगर स्कीम 33 की बात करें, 80s में बिकी हुई है वो, उस वक्त जंगल कहलाता था। जी, आज 50 साल हो गए, आज आपको 1.5-2 करोड़ से कम वहां पे लीगल प्लॉट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। अब यही सेम टाइम अगर हम देखें कि आज कराची के अवाम के लिए कौन सा मौका है, M9 हम बेस्ट मौका कहते हैं जी, कि आज अगर आप ले रहे हैं, अब हम 25-50 साल को नहीं देख रहे, अब टाइम बिल्कुल बहुत ठीक है, तेजी से बढ़ तेजी रहा से है। गुजर रहा है। पहले बिल्डिंग बनती थी 10 साल में, 7 साल में, ऐसा अब ही। बिल्डिंग 1 साल में बन जाती है। ऐसा ही कंस्ट्रक्शन मशीनरी अब बहुत फास्ट एडवांस हो गई, एग्जैक्टली ऐसा ही चीजें है। आ गई हैं, तो अब टाइम आपके पास शॉर्ट होगी। ये नहीं है जो लोग ये समझते हैं कि जो साल में मैं इन्वेस्ट करूं और चीजें दुगनी हो जाएं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 5 साल 7 साल 10 साल का एक अरसा लगता है कि आपकी चीजें आहिस्ता 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 एक टाइम आता है, फिर वो आपको फल देना शुरू कर। ऐसा ही है, बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि यार रियल एस्टेट में मैं आज लगाऊं, कल दुगना हो डबल जाए, हो जाए। परसों तिगना हो जाए, तो भाई फिर हम ही ना बेचें, हम ही 1 साल बाद बेच दें। सही सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है समझना, बिल्कुल फाद साहब ने बिल्कुल सही इसकी निशानदेही की है कि ये आइडिया लेकर लोग मार्केट में आते हैं काम करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। पहले जब हम किसी को एडवाइस करते थे तो ये बताते थे कि ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें 5 से 10 साल के बाद आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन लोग इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, अब ये भी सुन लीजिए। अब होता ही है कि बहुत सारी स्कीमों में पैसे डाल दिए और यही सोच लेकर आए थे इन्वेस्ट करने के लिए। अब नतीजा ये है कि वो बिल्कुल, आपको पता है कि पाकिस्तान में मामलात ऐसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट रुक गई। तो जो जेन्युइन काम कर रहा है वो भी इससे चला गया, इन्वेस्टर भी मार्केट से रूठ गया, कॉन्फिडेंस उठ जाता है, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। इसका क्या किया जाए, ज़रा बताइए। उन इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे जो ये सोच लेकर आ रहे हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं? देखें, जो शॉर्ट टर्म चाहते हैं ना, उनके लिए मौका यही है कि वो मार्केट को देखते हुए करते हैं। उनको हम समझदार लोग भी कहते हैं, वो मार्केट को देख रहे होते हैं कि भाई अभी तो मार्केट में तेजी नहीं है, तो मैं ये चीजें उठा लूं, जब तेजी आएगी मैं बेच देता हूँ। वो एक अच्छा सरमाया भी चाहिए आपको। राइट। लेकिन अगर हम हाउसिंग स्कीम की बात करें, मैं अपनी बात करूं, मैंने स्कीम में बताया कि मैं 3 से 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, हम आपकी रसीद के जिम्मेदार हैं। चीज ऊपर गई आपका नसीब, नीचे गई तो भाई हम बैठे हुए। जी, ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर मुझसे कोई 10 लाख की चीज दी तो 2 लाख में बेच दो, 3 लाख में बेच दो। अगर वो 20 लाख की हो गई या 26 लाख की हो गई, बिके या ना बिके की अभी हम बात नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक है। मार्केट की रेट की बात करें। अगर वो ऊपर चली गई तो आपका नसीब, फिर वो हमारे पास नहीं आएगा कि यार फाद मैंने 10 लाख का लिया था, आज 26 लाख का हो गया, मुझे 10 लाख दे दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ, अगर वो 8 लाख का हो गया या 5 लाख का हो गया ना, तो फिर वो आएगा कि यार तुमने 10 लाख का दिया था मुझे, आज रेट कम हो गए, तो भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ। जी, तो हम कहते हैं यार देखो, मैं प्रॉफिट नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी रसीद का मैं जिम्मेदार हूँ। लेट सेवियर मैं कर सकता हूँ कि मैं अभी नहीं दे सकता, मार्केट की सूरत है, बिल्कुल ऐसा हमारी ही। चीज नहीं बिक रही, तो हम भी स्ट्रक हुए हैं। लेकिन क्या है कि अगर मार्केट जब चीज एकदम आगे बढ़ती है, आज अगर आप देख रहे हैं हम 2025 में बैठे हुए, क्या 2020 के रेट पे हमें कोई चीज मिलेगी? 2015 के रेट पे हमें कोई चीज मिलेगी? नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है। हमें 2022 के रेट पे चीज नहीं मिलेगी, हालांकि मईशत हमारी एग्जैक्टली। खराब है, हमारी मार्केट में चीजें चल नहीं रही, लेकिन कोई भी चीज आपको ना नीचे जाते हुए दिखेगी, मिलेगी नहीं। इस्तेकाम है, चीजें आपकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। लेकिन वही टाइम है कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि 1 साल में हम जम कर लें, दूसरे साल में हम और जम कर लें। एग्जैक्टली। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी बनी हुई है। अगर वाकईतन आपके पास पैसे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी भी यही एडवाइस किया जाता है कि यही सबसे बेहतरीन एवेन्यू है। बाकी ये कि आजकल तो इतने ज़्यादा ज़राए आ चुके हैं, लोग भेजते हैं सवालात कि वहाँ लगा दें, अगर वर्चुअल करेंसी के अंदर लगा दें, इसमें लगा दें।
तो मैं तो यही समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो इसी को बेहतर ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जा सकता है उसमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके बारे में लोगों को अभी शायद नहीं पता। तो जब वो आने वाले वक्त में जब वो चीज़ें अनफोल्ड होंगी, मुश्किलात होंगी, तो फिर सबको जो है उससे बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी सी एहतियात रखना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा हटकर ज़रा मौजू से गुफ्तगू करते हैं कि दुबई आजकल हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही हैं। तो मैंने कहा यार ज़रा किसी से पता करूं कि ऐसी क्या अट्रैक्शन है कि पाकिस्तान में भी जो इन्वेस्ट किया करते थे वो वहाँ पर उसको तरजीह दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ना वहाँ की नेशनलिटी मिलेगी, सिटीज़नशिप वहाँ की नहीं है, परमानेंट अगर रेजिडेंसी भी मिलेगी 10 एक साल की मेरे ख्याल में मिल सकती है। तो फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करना कहाँ की अक्लमंदी होगी? कुछ समझ में आ रहा है वहाँ पे क्या अट्रैक्शन ऐसी उन्होंने डाल दी? देखें, कहते हैं ना बहाव में बह जाओ। तो अभी बहाव में बह जाओ, जो बह रहे हैं हाँ, वो सही है, ठीक है। गंगा में हाथ धो रहे हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखें, उससे अच्छी चीजें ना हमारे पाकिस्तान में, बिल्कुल है। और हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप वहां टैक्स दे रहे हैं, वही टैक्स आप यहाँ दे दें। बिल्कुल ठीक है। हमें उस टैक्स पैटर्न में आने में ना, देखें हम हर जगह गवर्नमेंट को वो कहते हैं, लेकिन हर जगह गवर्नमेंट गलत नहीं है। बहुत सारी जगहों पे हम खुद गलत हैं। जी। हम शॉर्टकट देख रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, इदारे भी हमें बता रहे होते हैं यार यूं कर लो तो ऐसा हो जाएगा। अगर हम सही पैटर्न पे काम करें ना, तो हमारे पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई नहीं, नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल के ठीक लिहाज है। से। दूसरा, दुबई 2009 में भी हमने देखा, जब 2006 से कराची की मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट क्रैश कर गई थी, 2007 में बीबी का मर्डर हो गया था, तो बिल्कुल आप 6 महीने साल के लिए स्ट्रक हो गए थे। वही दुबई था जो लोग गाड़ियां छोड़ के आए थे, चीजें छोड़ के आए थे, लेकिन जो बह में बह गए थे वो कमा गए थे, जो फंस गए थे वो फंस गए थे। अभी जो लोग दुबई में काम कर रहे हैं, अब उनको देखें तजर्बा हो गया, चीजें हो गई। जो लोग उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी या ओवरसीज हैं, वो फायदा उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, हर कोई जाके दुबई में नहीं कमाएगा, नहीं कमा सकते। हमारी 90% आवाम जो है ना, वो कराची और पाकिस्तान, बिल्कुल सही। हर बंदा दुबई के ख्वाब नहीं देख सकता। अगर वो अब कमाने भी जाएगा ना, तो उसको सेटल होने में ना सालों लग जाता, सालों लगता है। वो बिल्कुल टाइम अब ऐसा ही। गुजर गया। जो मिलीनियर है उसके बाद मौका है, ठीक है भाई, वो तुर्की में कमा ले, फला जगह कमा ले। बिल्कुल। लेकिन हम सब अगर इसी पैटर्न पे चले गए, तो पाकिस्तान के रहने वालों को क्या होगा? नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोचता हूँ बल्कि अक्सर कि अगर पॉलिसी शिफ्ट आए जैसे पिछली दफ़ा हुआ था, और बेचने के लिए ज़ाहिर है उनकी पॉलिसी है, वो कोई डेमोक्रेटिक तो वो नहीं है स्टेट की जहाँ पे जो डेमोक्रेसी से फैसला हो। अगर वहाँ पे ये फैसला कर लिया जाए कि आपकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ हुकूमत ही खरीदेगी, उसके अलावा आप किसी को नहीं बेच सकते, फिर प्राइस डिटर्मिन भी उन्होंने करनी है, फिर आप क्या करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। और फिर ओनरशिप की जब बात आती है, जब तक आपके पास वहाँ की सिटीजनशिप ना हो, पासपोर्ट ना हो, आप कहाँ जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं? तो ये इन्वेस्ट करना मेरी समझ से तो अभी तक बाहर है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर जैसे आप फाइल एक्सचेंज कर लेते हैं या किसी के ऊपर आपको कैपिटल गेन मिल जाता है, तो इतना बड़ा मार्जिन तो नहीं है कि आप वहाँ पर जो है वो इतनी बड़ी गेम कर सको। या कितने रियल लोग एस्टेट वहाँ में काम कर रहे हैं, और उनको अगर हम देखें कि वो क्या गेन कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, तो चीज फिर समझ में आती है। राइट। हमारे यहाँ होता है क्या है, हम ख्वाब तो दिखा देते हैं लोगों को बिल्कुल। कि यार बस ऐसा होगा, ये हो जाएगा। हमारे लोग आ जाते हैं बातों में, लग जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। हम गवादर में काम करते थे ना, हम कहते थे यार गवादर को रेत का टीला है, समझ में आता है, ठीक है, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी बिल्कुल लग ठीक सकते है। हैं। 5 लाख रुपए लगा रहे हो, 10,000 रुपए खर्च करके देख के आ जाओ। बिल्कुल सही है। M9 पे हम ये कहते हैं यार 26 लाख ले रहे हो, 10 लाख का ले रहे हो ना, 10,000 रुपए खर्च करो, देख के आ जाओ, मुतमईन होगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं सही। मुतमईन होगे, साल बाद लोगे, 2 साल बाद लोगे, लेकिन लोगे सब। लोगे ज़रूर, ये बात सही है। उस वक्त भी लेना पड़ेगा, उस वक्त लेकिन भी उस लेना वक्त अगर सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो फिर वो जो आज जैसे हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि 22 वाले रेट पे भी चीज़ दस्तयाब नहीं है, तो ये ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि इस वक्त अगर मार्केट जब स्टेगनेंट जिसको हम कहते हैं यानी रुकी हुई आगी, तो यहीं पे अपॉर्चुनिटी बन जाती है। रिस्क लेना पड़ता है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क आपकी एपेटाइट होना ज़रूरी है, अभी एक अलग मौजू है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जिस चीज़ को मेक श्योर करना है, जैसे अभी फाद साहब ने बताया कि पहले आप उसकी पूरी लीगैलिटी को चेक कर लें, या उसके प्रोसीडिंग्स को देख लें, उसकी एनओसीज को चेक कर लें। जब वो सब कुछ है, वेरीफाइड हो जाएं,
तो उसके बाद फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कन्फ्यूजन इस वजह से ज़्यादा बढ़ गई, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बाहर से लोग कॉल करते हैं कि वो जी अब M9 के ऊपर जितने प्रोजेक्ट्स बने, स्कीमें आ रही है ना, उसका हाल वही होना है जो पिंडी वाले के साथ हुआ। तो इस वजह से भी लोग डर गए। देखिए, लोगों के जहन में ना दो चीजें आ रही हैं। एक तो ये जो आपने बताया, दूसरा ये कि कराची से बाहर है। हाँ, अच्छा देखें, एयरपोर्ट भी शायद कुछ अरसे में कराची से बाहर बाहर चला जा गया। रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। बोलारी एयरबेस बना, अच्छा बड़ा एयरबेस बना। फिर विंड पावर अगर आप देखें, नूरियाबाद पे हजारों की तादाद में लग रहे हैं। ऐसा ही वो किस लिए लग रहे हैं? आने वाली हाउसिंग स्कीमों के लिए लग रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं ये समझता हूं कि शायद 5 साल 10 साल बाद हम इलेक्ट्रिक कार्ड पे लें। शायद चाइना कोई इलेक्ट्रिक कंपनी ले आए, बिल्कुल सही। शंघाई इलेक्ट्रिक के नाम से कार्ड पे हमें चीजें मिल रही हो। बिल्कुल ठीक है। तो आपको आने वाले वक्त में M9 को फोकस करना है, करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी हम दुबई की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की बात कर रहे हैं। जब आप भी बाहर टूर पे गए होंगे, जब हम बाहर से आते हैं ना, तो हम कराची को देख के ना बड़ा अफसोस करते हैं ऐसा ही कि यार हम बहुत पीछे रह गए। हालांकि दुनिया को हमने चलाना सिखाया, सिखाया। लेकिन हम पीछे रह गए। अब अगर हम M9 की बात करें ना, M9 पे जो हाउसिंग स्कीम है, आज भले बुरी है, आज हम बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अगर आप कराची एयरपोर्ट से डायरेक्ट वहां पे लैंड कर जाएं या वहां चले जाएं, Exactly. तो आप कहेंगे यार कि हम अब मुकाबला कर सकते हैं दुनिया का, जी। कि हमने भी कुछ चीजें बनाई हुई हैं, कुछ ऐसे ही। स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए। तो ये हमें 5 साल बाद पता चलेगा M9 की हैसियत, M9 की अहमियत, कि इन पे जो हाउसिंग स्कीमें किस पैटर्न पे काम कर रही हैं, क्या होने जा रहा है और क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्डर ना जिसमें बर्दाश्त है वो कामयाब रहता है। बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं कि चीज हमारी बिक जाए तो हम शेर हैं। हमारी चीज जितनी आराम से बिकेगी ना, उतना हमें देके जाएगी। बिल्कुल सही। देखिए, हम बर्फ तो बेच नहीं रहे कि धूप में पड़े पड़े पिघल जाएगी। ऐसा ही बहुत। जितना सबर करके हम चलेंगे, जितना सबर करके हम देंगे, हमारा फायदा है। और जितना क्लाइंट लेट होगा, वो उसका नुकसान। वो नुकसान होता जाएगा। तो ये बात सिर्फ समझने की है। हमारा काम है बेहतरीन डेवलपमेंट करना, लीगल वे में अपनी चीज को आगे लेके चलना। बिल्कुल ठीक है। कल चीज लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, और फिर खुद कहेंगे कि नहीं यार, मुझे यहाँ स्कीम चाहिए, यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, इस प्रोजेक्ट में मैंने प्लॉट लेना है, इस प्रोजेक्ट में मैंने ये लेना है। अभी लियारी एक्सप्रेस वे बन, ये मलिर एक्सप्रेस वे मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने अच्छा किया इसको पॉइंट आउट दिसंबर में इसकी सिंध गवर्नमेंट का ये एक बेहतरीन तोहफा देने जा रहा है ये M9 के लिए, सिंध के लिए, कि टाइम एकदम शॉर्ट हो जाए। किया। जी। आपकी जो घंटों की सफर है वो 15-15 मिनट से 30 मिनट पे आ जाएगा। बिल्कुल। वो टाइम है M9 का, कि M9 के लोगों को पता चलेगा कि M9 की हैसियत क्या है, M9 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल ठीक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद तो खास तौर पे जब ये नेटवर्क बनता है ना, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को बेनिफिट होता है वो इसी मार्केट को होता है। ये तो खैर मेरे ख्याल में आप सबको ही ये बात पता है। इन्वेस्टमेंट के जो प्लान हैं वो क्या हैं? अब होता ही है कि पाकिस्तान में तो खैर मेरे ख्याल में सूरत हाल बेहतर होगी। कराची में लोगों की अब जो स्ट्रेंथ है ना वो उतनी नहीं है, जो उनकी परचेजिंग पावर है वो नहीं है। वो इंस्टॉलमेंट को जो है प्रेफर करते हैं। आपने कोई ऐसा मॉड्यूल डिज़ाइन किया? देखिए, पहले इंस्टॉलमेंट ये होती थी कि जो फिक्स कमाने वाला था ना, उसका एक बजट होता था। बिल्कुल ठीक है। अब जब से ये महंगाई का दौर आया ना, उसका बजट आउट हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब वो अपना घरदारी संभाल ले या वो प्लॉटों में ले बिल्कुल ले, ठीक है। कि मैं ये एक प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छा, जो बिजनेस माइंड लोग हैं ना, मतलब मैं सब्जी वाले से लेके ना मिल ऑनर तक रहूंगा, बिल्कुल सही। उसने अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए, महंगाई के साथ साथ उसने अपने रेट बढ़ा दिए, वो अब सर्वाइव कर रहा है। लेकिन जो फिक्स आमदनी वाले ना, जिसकी 50,000 लाख Salaried है, बिल्कुल। रुपए सैलरी है, वो इस वक्त फंसा हुआ है। अच्छा, इसी फंसे हुए में उसने निकलना है बिल्कुल ठीक है। कि यार मैंने कहीं ना कहीं से अपनी बचत करके ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्कुल। कि 10,000 रुपए महीना या 15,000 रुपए महीना उसने कहीं ना कहीं से निकालना जरूर है। वो निकालेगा तो आगे सरवाइव कर पाएगा। हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते, चीजें बहुत चेंज होती हैं। बास टाइम 5-5, 7-7 साल में चेंज होती है, बास टाइम फौरी चेंज हो जाती है। एग्जैक्ट। अभी अगर हम अपने पाक भारत की बात करें तो डायनेमिक हमारे चेंज हुए। ईरान इसराइल की बात करें तो एकदम हमारे बलोचिस्तान, गवादर रीजन और पाकिस्तान रीजन के एकदम डायनेमिक चेंज होते हुए दिख रहे हैं हमें। जी। कारोबारी हल्का अब अपनी अपनी चीजों को सेट करना शुरू हो गया, कि उसे नजर आ रहा है कि आने वाले 6 महीने एकदम चेंज होने वाले हैं। बिल्कुल। और ये बेहतरीन मौका है इन्वेस्टर्स के लिए,
छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो लेना चाहते हैं कि वो आंख बंद करके इस वक्त इन्वेस्ट करें। 15,000 रुपये महीने पे लें, 10,000 रुपये महीने पे लें, जरूरी नहीं कि मुझसे लें। बिल्कुल सही है, लेकिन करें जरूर। हाउसिंग स्कीमें बेनतहा हैं, सारे लीगल बैठे हैं, हर एक कोई 2 नंबर नहीं बैठा हुआ। जी। ये आपने जज करना है कि भाई कौन लीगल है कौन इलीगल है, ये आपने फैसला कर। लेकिन ये मौका अच्छा है, साल बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। लियारी मलिर एक्सप्रेस पे गिरना है, आपका M9 के रेट चेंज हो जाएगा, रेट बहुत तेजी से चेंज होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर नज़र रखना है। बिल्कुल जैसे अभी फात साहब ने कहा कि आप शायद इनके ही नहीं कहीं और भी अगर सोच रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी अब वहीं बनती नज़र आ रही है। अक्सर लोग सवाल करते हैं, अब ज़रा हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि हम सिर्फ अभी ये फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, कहीं आप ऐसा कि हमारी बात सुन के चलें फ़ौरन से आप वो करना शुरू कर दें, इसलिए कहते हैं पहले स्टडीज़ को कर लें। मगर ये कि जो सिनेरियो बताया जा रहा है अभी, जैसे फात साहब भी बता रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से ही नहीं, आपको वहाँ की एक्चुअल सिचुएशन बता रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं तो इन इलाकों से बेहतर है वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें, और जहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है और आने वाले वक्त में मार्केट क्या होगी रियल एस्टेट की, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, आप खुद एनालिसिस करें और उसके बाद फैसला करें। कहीं आप ये समझें कि जी यहाँ बैठ के कोई प्रमोशन हो रही है, किसी के बारे में बता रहे हैं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। इनके प्रोजेक्ट के हवाले से ज़रूर बात की है, मगर ये है कि जो वाक़तन सीरियस इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी बड़ी ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही है ना, ये मेन चीज़ें होती हैं जब हम एनालिसिस करते हैं ना कि आने वाले 10 साल में 20 साल में हमारी सोसाइटी या प्रोजेक्ट कहाँ होगा, तो हम देखते हैं कि उसकी विसिनिटी में एक्चुअली हो क्या रहा है। आया वहाँ पे कोई ऐसी सड़क बन गई है, जैसे अभी आपने तस्करा किया, एक शारा बन गई है जो उसको कनेक्ट कर देगी। डिस्टेंस आपका ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, वो 2 घंटे जो 1.5 घंटे का रास्ता था वो सिर्फ 15 से 20 मिनट तक आ गया। सबसे बड़ा एडवांटेज प्लस ये कि फिर बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो वहाँ पे पहुँच गई। यस, वो हो चुका है। तो फिर मेरे ख्याल में अब कोई भी सोसाइटी को ग्रो करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जो गिवन सिचुएशन है इस वक्त, जिसमें आपकी हाउसिंग की नीड बहुत ज़्यादा है, शहरी इलाकों का हाल आप देख चुके हैं, जो ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में हो रहा है, उसके बाद तो लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि रहने के लिए कौन सी जगह मौजूद है। तो मेरे ख्याल में बड़ी तेज़ी से स्प्रेड जो है वो होता जा रहा है। इसके अलावा और फात साहब, क्या आप समझते हैं, क्या इन्वेस्टर को एडवाइस करना चाहते हैं कि जो नज़र में रखे आने वाले वक्त के लिए? देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग तो देख रहे होते हैं। हमारे पास तो इन्वेस्टर बास टाइम ऐसे भी आते हैं कि यार ये मेरा एक अमाउंट है, आप इसको रोलिंग में ले आओ। ठीक है। हम कहते हैं यार किस तरह हम रोलिंग में लें, अभी तो मार्केट ही नहीं चल पा रही, हम कैसे रोलिंग में लें। तो ये एक थोड़ा सा टाइम होता है, आपने गुजारना होता है कि कहीं फंसे भी ना, एग्जैक्टली, अपने सरमाए को सेव करके भी रहें और कहीं रिस्क भी लेना है। बिल्कुल ठीक। ये फैसला बड़ा खतरनाक होता है, ये टाइम बहुत मुश्किल होता है कि करें तो क्या करें, लोगों को क्या मशवरा दें। ये ना हो कि वो हमारे मशवरे से कल कहे यार मेरा तो सरमाया ही डूब गया। बिल्कुल। तो ये टाइम है बहुत टफ, लेकिन हमने गुजारना है, फैसला सही करना है, और यही टाइम है आपके पास। टाइम यही है, ये बात तो तय है, क्योंकि आगे अगर सिस्टम चल जाए आपको लेना है। जब हम M9 पे 17 में उतरे तो हमें बहुत सारे लोगों ने कहा भाई कहाँ उतर रहे, अभी तो सारा जंगल है। आज हम कहते हैं कि हमारा वो फैसला अच्छा रहा। बिल्कुल सही। अगर आज हम जमीन लेने जाते तो शायद हम मुश्किल होता, हमें एक बहुत सरमाया चाहिए होता। इसी तरह जब हम गवादर में उतरे तो भले गवादर नहीं बिका, एक हमारा, हम कहते हैं एक हाथी हमारा पल्ला है जी, जब वो बाहर निकलेगा तो वो आएगा, वक्त भी जरूर आएगी। बिल्कुल। तो ये एक टाइम होता है, एक आपको रिस्क लेना होता है, लेकिन रिस्क आप वो लें जहां आप सेफ हो, जहां आपको ये ना लगे। देखिए आपका सरमाया अगर कहीं गलत जगह लग गया, गलत प्रोजेक्ट में लग गया, गलत बिल्डर के हाथ लग गया, तो आपका सरमाया डूब गया। एग्जैक्टली। सरमाया अगर आपका गलत सही जगह पे लग गया, सही बिल्डर के पास लग गया, लेट सवेर हो सकता है कि भाई आज चीज नहीं बिक रही, साल बाद बिक जाएगी, 2 साल बाद बिक जाएगी, लेकिन वो जो 2 साल 3 साल आपने बर्दाश्त किया ना, वो आपको फल देके जाएगा। ऐसा ही 2-3 साल आपको कवर कर जाएगा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्डर आपका बैठा हुआ है, चीजें आपकी स्ट्रांग है, कोई बात नहीं आज नहीं बिक रही, कल बिक जाएंगी, परसों बिक जाएंगी। अमूमन कितनी दफा ऐसा हुआ है, हम प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, 2 साल हो गए जी नहीं बिक रहा, जितने में लिया था आधी कीमत पे आ गया, ठीक है आप पड़े रहने दो, देखते हैं अल्लाह मालिक। लेकिन जब वो बिकता है ना, तो हमारी आगे की भी 10 साल और पीछे की भी 10 साल कवर करके जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त टाइम एक जैसा रहे, बस हमने बर्दाश्त देखना है कि हमने बर्दाश्त कितना है, एग्जैक्टली किस किस टाइम तक हमने बर्दाश्त करना है। ये छोटा सा टाइम होता है जो गुजर जाता है, बाद में हमें अंदाजा होता है कि यार मैं उस वक्त ले लेता तो ये रेट था, मैं उस वक्त बेच देता तो ये रेट था। मैं ये समझता हूँ कि जो ये मलिर एक्सप्रेस वे कर रहे हैं, आपका
नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, M9 पे जो हाउसिंग स्कीम आ रही है, कुछ ही एरिया में ये हाउसिंग स्कीम है, कोई एक या दो हाउसिंग स्कीमें नहीं है, कोई सैकड़ों के करीब 112 के करीब हाउसिंग स्कीम है, और कराची के सारे बड़े नाम है वहां पे मौजूद, ब्रांड बड़े हैं, बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ मैं सबसे छोटा हूँ, भाई बड़ा मौजूद है तो इसका मतलब वो कुछ सोच के कर रहे हैं ना, वो अपनी चीज को डेवलप कर रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल। दूसरे से अच्छा कर रहा है, मुझे अगर मुकाबला करना है तो मुझे उससे अच्छा डेवलपमेंट करनी है। ये एक कंपटीशन चल रहा है बिल्डरों का, बिल्कुल। आप मुझसे अच्छा करेंगे, मैं आपसे अच्छा करूंगा, ऐसा ही है। फायदा क्लाइंट उठा रहा है, बिल्कुल ठीक और है। क्लाइंट को उठाना चाहिए, और यही टाइम है क्लाइंट का उठाने का, क्योंकि जब चीज बन जाती है, चीज आ जाती है, तो फिर वो अपने नाम से बिकती है, अपने रेट पे बिकती है। वो टाइम होता है हमारा कमाने का। तो हम ये कहते हैं भाई हमारे लेकिन साथ उसके लिए एक बड़े सब्र आजमा मरहले से उसका गुजरना वो पड़ता है, बिल्कुल आपने तो सही। इससे बेहतर है कि लोग आए, अपना अपना हिस्सा डालें, आप भी कमाएं ठीक। और दूसरों को भी मौका। प्रोजेक्ट की इस वक्त क्या पोजीशन है, लोग अगर देखना चाहें तो क्या उनको विजिट करवाया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे ऑफिस से साइट विजिट होता है, ठीक है। बल्कि हमारे 99% या 90% लोगों को हम कहते हैं कि भाई विजिट करें, विजिट करके आपने क्यों, क्योंकि जब हमने डेवलपमेंट की हुई है, हम तो चाहेंगे कि हम दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि 150 फीट का रोड है तो मैं दिखाऊंगा भैया, सीइंग आके इज देखो बिलीविंग 150 वाली फीट बात का है, रोड। देखूंगा मैं आके, अगर बिल्कुल। 40 फीट की मैंने रोडें बनाई है, मैं तो दिखाऊंगा। सीवरेज लाइनें मैंने डाली है, कंसील्ड वायरिंग मैंने की है, मैं तो दिखाऊंगा भाई आओ मेरे प्रोजेक्ट को देखो, फेसबुक पे लोड करो, वीडियो बनाओ, लोड करो। मैंने अगर पार्क्स बनाए तो उस पार्क्स की भी वीडियो बनाओ, मैंने बिल्कुल अगर ठीक है। गेट बनाया है तो भाई उसको देखो, मेरे इर्द गिर्द कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वहां कौन कौन से लोग काम Exactly. कर रहे हैं, वो देखो, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं अगर प्रोजेक्ट बना रहा हूं या बिन एहसान अगर प्रोजेक्ट बना रहा है तो बिन एहसान किन किन चीजों को, क्या क्या चीजें लेके आ रहा है, Exactly. और लोगों को क्या क्या चीजों से फैसिलिटेट कर रहे हैं। यही मौका है कि आप इस मौके से फायदा उठाएं। बिल्कुल ठीक है। और हम इससे पहले ये करते रहे हैं, इससे पहले पास्ट में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे किए, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मैं गया, M9 के ऊपर जो बनी हुई है वहाँ जाकर मैंने दिखाया भी, और लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया। तो मेरा ख्याल है अब हमें इस तरफ जाना चाहिए, बिन हसन का प्रोजेक्ट देखते हैं। ज्यादातर वीडियो अपनी साइट पे खड़े होके बनाए, अच्छा। ताकि लोगों को ये अंदाजा हो कि मैं खुद वहां खड़ा होता हूँ, मेरे भाई जो बड़े भाई हैं वो मुझे कहते हैं कि देखो साइट पे खड़े हो, बिल्कुल सही है। चीजों को देखो, जब तक आप खुद तवज्जो नहीं दोगे ना, दूसरा नहीं आपको। बस तो फिर हम आपके उस पे आते हैं साइट पे, और आकर वहाँ पे देखते हैं, और फिर ये जो सारी बातें फाद साहब ने बताई हैं ये आपको भी दिखाएंगे कि वाक़तन ऐसा है, और अगर ऐसा है तो फिर ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एडवाइस भी करेंगे। तो फाद साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। फाद एहसन साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहे, CEO बिन एहसन ग्रुप के, और ये M9 के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं जिसके बारे में भी हमने आपको बताया, तो इसको यकीनन जाकर देखने की ज़रूरत है। और जिस तरह से तेज़ी से एक्सपेंशन हो रही है, जिसके ऊपर हमने भी काफ़ी बात भी की है, तो इसको जब तक देखेंगे, इन सारी चीज़ों को समझेंगे, तो यकीनन फिर बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए आसान होंगी, क्योंकि पहले देखना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है, जब वहाँ पे आप देखेंगे साइट के ऊपर वाक़तन, फिर आपको सूरत हाल का ज़्यादा बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो सकेगा। सेगमेंट का वक्त जो है वो हमारा इख्तिताम को पहुँचता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, मगर उससे पहले एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जो है फिर ये सिलसिला प्रोग्राम का जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।